नमस्कार दोस्तों, जून 2023 की मंथली मैगजीन में एक बार फिर से स्वागत है। हम इसके 4 पिलर्स निपटा चुके हैं जून 2023 की मंथली मैगजीन के, और 5वां पिलर जो है वो है पर्यावरण, वो आज हम करने वाले हैं। तो सीधे पर्यावरण वाले टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम पर्यावरण वाले टॉपिक के बिल्कुल नज़दीक हैं और ये रहा पर्यावरण वाला पिलर। इसमें हम बड़ी बड़ी सुर्खियों को जून 2023 की मंथली मैगजीन के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर इन हिंदू कुश हिमालय। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी कि ICIMOD, इसने हिंदू कुश हिमालय यानी कि हिंदू कुश हिमालय HKH के लिए वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम यानी कि WISC शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, और ये की है ICIMOD ने हिंदू कुश हिमालय के लिए ये रिपोर्ट जारी की है। वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम, इस शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ICIMOD एक अंतर सरकारी ज्ञान और प्रशिक्षण संगठन है। 1983 में स्थापित किया गया ICIMOD को। इसके अलावा 1983 में स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो है जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों, हरित अर्थव्यवस्थाओं और संधारणीय उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। ठीक है, ICIMOD के सदस्य कौन कौन हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश भी हैं, भूटान भी हैं। तो भारत है, भारत के आसपास के देश बांग्लादेश है, और इसके अलावा नेपाल, भूटान भी है। ठीक है, म्यांमार भी है। ठीक है, और ऊपर चीन भी हो गया। इसके अलावा नेपाल तो है ही, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हैं। FIFC रिपोर्ट ने HKH मतलब हिंदू कुश हिमालय पर जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित प्रभावों को रेखांकित किया है। कौन कौन से प्रभाव है? एक तो ग्लेशियर, एक जल सुरक्षा और एक खतरों में वृद्धि। ग्लेशियर, विगत दशक की तुलना में हिमालय के ग्लेशियर 2010 के दशक में 65% अधिक से तेज़ी से पिघल रहे हैं। वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच की वृद्धि के कारण 2015 की तुलना में 2100 तक ग्लेशियर्स का वॉल्यूम जो है 30 से 50% तक कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जल सुरक्षा देखें तो ग्लेशियर को तेज़ी से पिघलने के साथ सदी के मध्य हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में अधिकांश नदियों घाटी में जल स्तर अपने चरम स्तर पर पीक पर पहुंच जाएगा, और साथ ही सदी के अंत तक समग्र जल उपलब्धता में कमी आने की संभावना है। ठीक है, पीक वाटर देखें तो ऐसा चरण है जिसमें ग्लेशियर के पिघलने से होने वाले ताज़े जल की आपूर्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती हैं। इसके अलावा खतरों में वृद्धि देखें तो आने वाले दशकों में ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ और भूस्खलन, बड़े हिमस्खलन, इसके अलावा हिमनद झील के टूटने से आने वाली बाढ़ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसको हम कहते हैं, वो आउटबर्स्ट फ्लड ग्लोफ जिसको हम कहते हैं, उससे बड़े खतरे बढ़ने का अनुमान है। 21वीं सदी के अंत तक हिंदू कुश हिमालय या HKH क्षेत्र में ग्लोफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोफ जैसे जोखिमों में 3 गुना वृद्धि होने का अनुमान 21वीं सदी के अंत तक ऐसा है। HKH हिंदू कुश हिमालय से बिगड़ती स्थिति से निपटने आने वाली चुनौतियां जो हैं उसको हम समझ लेते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं हिंदू कुश हिमालय के प्रभाव। हिंदू कुश हिमालय पर जो अन्य प्रभाव है वो है क्या? हिंदू कुश हिमालय पर अन्य प्रभाव देखें तो जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जैसे आनुवंशिक हानि और प्रजातियों का नुकसान, पारिस्थितिक तंत्र संरचना में परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियों में वृद्धि, प्रजातियों के रेंज में परिवर्तन। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव, फसल की क्षति और नुकसान होगा, चारे की कमी होगी, पशुओं की मृत्यु, प्रवासन, मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो हैं ये सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके अलावा ग्लेशियरों में जमा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक यानी POP जैसे पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल PCB, और स्थायी कार्बनिक यानी कि परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP यानी परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसके अलावा पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल यानी PCB जल चक्र में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा एल्बिडो में गिरावट की दर कम हो जाएगी, जिसका अंत पृथ्वी के हीट बजट पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इससे बिगड़ती चुनौतियाँ कौन कौन सी निपटने में आने वाली चुनौतियों में पहली है खराब अनुकूलन क्षमताएँ।
वित्त और तकनीकी सहायता की कमी के कारण समुदायों की अनुकूलन आवश्यकताओं और ज़रूरी अनुकूलन सहायता उपायों तक उसकी पहुंच के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। जटिल और अप्रत्याशित खतरे इसकी दूसरी चुनौती हैं। कई आपदाओं के मामले में अग्रिम चेतावनी और अनुकूलन उपाय लागू करने में कठिनाई होती हैं, जैसे अत्यंत मंद गति से होने वाली आपदाएँ जैसे अपर्दन, अकस्मात आने वाली आपदाएँ जैसे GLOF जिसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, एक ही समय में एक ही जल क्षेत्र में बार बार घटित होती हैं, तो ये समस्याएं आती हैं। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचे का विकास, ये भी एक चुनौती है। ठीक है, इसके चलते बड़ी संख्या में समुदाय आपदाओं के संबंधी जोखिम के प्रभाव के प्रति सुवेद्य हो गए हैं। निम्न संरक्षण, ये भी एक चुनौती है। हिंदू कुश हिमालय के क्षेत्र में लगभग 67% पारिस्थितिक तंत्र और 39% जैव विविधता स्पॉट क्षेत्र अब भी संरक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं, और ये जो हैं एक संरक्षण में कमी जो है ये बड़ी समस्या का विषय है, चिंता का विषय है। इसके अलावा हिंदू कुश हिमालय के बारे में जानें तो ये अफ़गानिस्तान से म्यांमार तक जो है 3500 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अफ़गानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक, भारत भी इसमें शामिल हैं, भारत, भूटान, नेपाल, ये सारे, बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल हैं, तो ये शामिल हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। साथ ही हिंदू कुश हिमालय में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर पृथ्वी पर हिम की सर्वाधिक मात्रा मौजूद है। इससे तीसरा ध्रुव या एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदू कुश हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। एशिया का वाटर टावर किसे कहते हैं? हिंदू कुश हिमालय को, इसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। हिंदू कुश हिमालय का महत्व देखें तो गंगा, सिंधु, इरावती जैसी प्रमुख नदियों को जलापूर्ति करता है हिंदू कुश हिमालय। इसके अलावा हिंदू कुश हिमालय का महत्व देखें तो यह जलवायु प्रणाली को विनियमित करता है, क्योंकि हिमावरण सौर प्रकाश को परावर्तित कर वातावरण को ठंडा रखता है। इसके अलावा मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्थिक अवसर प्रदान करता है। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर जो हैं वो भी इसी हिंदू कुश हिमालय से निकलता है। इसके अलावा क्रायोस्फीयर के घटक जैसे परमाफ्रॉस्ट और हिमनद झीलें कई तरह की पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा एक चिंता जो है हिंदू कुश हिमालय के संदर्भ में वो है सीमित क्षेत्रीय सहयोग। हिंदू कुश हिमालय का विस्तार कई देशों में, इस कारण डेटा संग्रह और समान नीतियों को लागू करने में कई समस्याएं सामने आती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपेक्षा है। UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन जो है, UNFCCC का मतलब क्या है यहाँ पर, तो ये जो UNFCCC है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय। अब देखिए ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपेक्षा हो रही है इसकी। UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय जो है UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी CCC, और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क जो है UNF। तो UNFCCC पक्षकारों का सम्मेलन COP और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु मंचों पर होने वाली चर्चाओं में हिंदू कुश हिमालय HKH के संबंधित चिंताओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जाती हैं। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए ग्लेशियर पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए किस प्रकार उपाय किए गए हैं। तो ग्लेशियर पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों में भारत द्वारा पहले देखें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी कि NMHHE, तो NMHHE जिसको हम कहते हैं वो है नेशनल मिशन फॉर सबस्टेनिंग फॉर हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर सबटेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, जो तो इसको हम कहते हैं हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो नेशनल मिशन फॉर सबटेनिंग हिमालय इकोसिस्टम। तो यह 2008 में शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी कि NAPCC के अंतर्गत, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC का एक भाग है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी कि NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इसकी स्थापना की है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री इसको अनुसंधान केंद्र कहते हैं। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च कह सकते हैं। हिमांश नामक अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2016 में चंद्रा बेसिन हिमालय प्रदेश में की गई है।
इसके अलावा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, तो जल विज्ञान संस्थान जिसको हाइड्रोलॉजी का इंस्टीट्यूशन कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, कैचमेंट और बेसिन के स्तर पर ग्लेशियरों के पिघलने से होने वाले अपवाह का आकलन करने के लिए अध्ययन कर रहा है। वैश्विक स्तर पर की गई पहले देखें तो ICIMOD ने हिंदुकुश हिमालय मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि HIMAP माउंटेन मिनिस्ट्रियल समिट जैसी कई पहलें आरंभ की हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ICIMOD जो हैं उसने क्षेत्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा भी तैयार की हैं। यूनेस्को ने ग्लेशियर निगरानी सेवाएं भी आरंभ की हैं। तो ये है ICIMOD यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। तो इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल सेंटर है, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी कि ICIMOD ये पर इसकी बात हम कर रहे हैं। अब आगे देखें तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं। तो आगे की राह के रूप में हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित मामलों में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग करने की आवश्यकता, जैसे अनुकूलन और शमन हेतु मदद करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने में, इसके अलावा संबंधित देशों के बीच डेटा और सूचना साझा करने के प्रयासों को बढ़ा देने में, इसके अलावा पर्वतीय समुदायों और जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रभावी ढंग से संरक्षण करने में, इसके अलावा निगरानी नेटवर्क में सुधार, उच्च गुणवत्ता वाले उपाय करने के लिए स्थानीय स्तर पर मापन, रिमोट सेंसिंग, उपग्रह से प्राप्त डेटा और मॉडलिंग जैसी तकनीकों को मदद ली जानी चाहिए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण एक साथ अधिक आपदाओं और परिणाम स्वरूप होने वाली घटनाओं की आशंका को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन एवं अग्रिम चेतावनी रणनीतियाँ बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी कि देशों को जो है भविष्य में होने वाले बदलावों का पूर्वानुमान लगाने के लिए नदी के प्रवाह में योगदान करने वाले जल स्रोतों को बेहतर मानचित्रण किया जाना चाहिए। इसके अलावा हितधारक से परामर्श और संवाद भी किए जाने चाहिए। वर्तमान में जारी परिवर्तनों और उससे निपटने के लिए आवश्यक तैयारी के मामले में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना चाहिए। इन हितधारकों में पर्वतीय समुदायों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सरकार आदि शामिल हो सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF जिसको हम कहते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इकोनॉमिक फोरम ने एक्सचेंजर नामक कंपनी के सहयोग से, एक्सचेंजर एक कंपनी उसके सहयोग से WEF ने विश्व आर्थिक मंच ने या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की हैं। इस रिपोर्ट में एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI को भी प्रकाशित किया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक या एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है 2023 के बारे में अगर जानें तो इस सूचकांक को 3 मानदंडों समता, इक्विटी, इसके अलावा सुरक्षा, सिक्योरिटी और संधारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी के आधार पर तैयार किया गया है। सूचकांक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो इस सूचकांक में स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क का स्थान है। भारत को 120 देशों की सूची में 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत और सिंगापुर केवल 2 ऐसे देश हैं जो ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन के लिए सभी पहलुओं में प्रगति कर रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन में पिछले 1 दशक में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि पिछले 3 वर्षों में इस वृद्धि में ठहराव आया है और भारत और सिंगापुर ऐसे देश हैं जो ऊर्जा के सभी पहलुओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंगापुर और भारत दोनों ऐसे देश हैं। इसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में समता और समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती चुनौतियों जो है वो उत्तरदायी हैं। WEF विश्व आर्थिक मंच, इसको हम जाने तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, ठीक है, हेडक्वार्टर। इसकी उत्पत्ति 1971 में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था। इसको सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये है। वैश्विक क्षेत्रीय उद्योग से संबंधित एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं का संगठन एक मंच पर लाने का इनका उद्देश्य है। इसके अलावा चौथी औद्योगिक क्रांति, ग्लोबल कॉमन्स का समाधान, वैश्विक सुरक्षा मुद्दों का निपटान, ये सब इसके मुख्य फोकस के प्रमुख क्षेत्र हैं। सदस्यता देखें तो 60 से अधिक देशों की 390 से अधिक फर्म्स यानी कंपनियां जो हैं सदस्यता
ले चुकी हैं और केवल आमंत्रण द्वारा ही ये सदस्यता मिल सकती हैं। यहाँ पर आमंत्रण अगर मिलता है तो सदस्य मिल जाएगी। प्रमुख रिपोर्ट्स देखें तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो हैं ये इसकी रिपोर्ट्स प्रमुख जारी करता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो हैं ये भी ये जारी करता है। प्रमुख पहले देखें तो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस, इसके अलावा गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन यानी कि GAEA। तो GAEA ये जो है इसकी प्रमुख पहलों में शामिल हैं, जिसको हम कहते हैं गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन है। एनर्जी ट्रांजिशन विश्व आर्थिक मंच के बारे में हम समझ रहे हैं। इफ फॉरेस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2030 से शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी की है। एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक इसको हम कहते हैं। अब देखिए एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में जाने तो वैश्विक ऊर्जा क्षेत्रक द्वारा ऊर्जा उत्पादन एवं खपत में जीवाश्म आधारित स्रोतों जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला सहित से पवन और सौर जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी कि RE स्रोतों को अपनाने की दिशा में बढ़ना एनर्जी ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा RE इसको हम कह सकते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी जो हैं उसकी ओर बढ़ना एनर्जी कहलाता है। पवन ऊर्जा, सौर जैसे इनको हम नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन है। भारत में एनर्जी ट्रांजिशन की आवश्यकता क्यों है? बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, इसके अलावा पर्यावरण पर प्रभाव जो है उसको कम करने के लिए, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, इसके अलावा ऊर्जा निर्भरता में कमी लाने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो इसके अलावा किफ़ायती और सुगम ऊर्जा के लिए, इसके अलावा हरित रोजगार सृजन करने के लिए, इसके अलावा एनर्जी की आपूर्ति पूरी करने के लिए बहुत सारे कारक जो हैं इनको हम अलग अलग करके अब समझते हैं। भारत में इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए भारत पहले से ही प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे निपटना सब देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। विद्युत उत्पादन भारत में ग्रीन हाउस गैसों यानी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनके उत्सर्जन में योगदान करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में विद्युत क्षेत्र जो है उसमें उत्सर्जन में योगदान करने वाला प्रमुख क्षेत्र है। विद्युत उत्पादन से है उससे भी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। 2019 में इस क्षेत्र का ग्रीन हाउस गैस के कुल उत्सर्जन में लगभग 34% योगदान था, विद्युत उत्पादन इसका। दूसरा, पर्यावरण पर प्रभाव। जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और दहन से पर्यावरण पर कई व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि वायु एवं जल प्रदूषण, पर्यावास की क्षति। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि NDC, ठीक है, NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और पंचामृत संकल्पों को पूरा करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाने की जरूरत है। संकल्पों में 2030 तक के कुल ऊर्जा उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी जो है बढ़ा करके 50% करना है और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। ऊर्जा निर्भरता में कमी, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी भारत के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो भारत में एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। नवीनीकरणीय ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं बहुत ज़रूरी हो गए हैं। इसको हम ऊर्जा ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। भारत को परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भी जरूरी है। उदाहरण के लिए हाल ही में आर्थिक और भू राजनीतिक घटनाक्रमों जैसे यूक्रेन संकट के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे ईंधन की आपूर्ति जो है प्रभावित हुई। किफ़ायती और सुगम ऊर्जा के लिए नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से सौर, फोटोवोल्टिक और तटवर्ती पवन ऊर्जा उत्पादन की स्थिति काफ़ी परिपक्व हो गई है। साथ ही इनकी लागत में भी कमी आई है और इनका जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में इनको स्थापित किया जा सकता है। हरित रोजगार सृजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक के अनुसार 2050 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 43 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने का यहाँ पर अनुमान है। एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ी बड़ी चुनौतियों को देखें तो अभी देखेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स फ्रेमवर्क क्या है, ये किस पर आधारित है। देखिएगा तो एक तो ये सिस्टम परफॉर्मेंस, ट्रांजिशन रेडीनेस, इसके अलावा कोर
इनेबलर्स जो हैं इन पर आधारित हैं। तो विनियमन और राजनीतिक प्रतिबद्धता, वित्त और निवेश, इसके अलावा शिक्षा और मानव पूंजी, अवसंरचना, नवाचार, ये सब इसमें शामिल हैं। न्याय संगत संधारणीय सुरक्षा इसमें शामिल हैं। ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में भारत के प्रयास देखें तो नीतिगत ढांचा, योजनाएं पहले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018, हरित हाइड्रोजन हरित अमोनिया नीति 2022, ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता, ये शामिल है। नीतिगत ढांचा पहले देखें तो राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके अलावा बहुत सारे मिशन जो हैं, ट्रेडिंग योजना, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 है, ग्रीन टर्म अहेड योजना है, इसके अलावा नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र यानी REC, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के योजना के तहत नवीनीकरण खरीद दायित्व यानी नवीनीकरणीय खरीद दायित्व यानी कि रीन्यूएबल परचेज अपॉर्चुनिटी नहीं कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, दायित्व को, जवाबदेहिता, इसको हम कहते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, इसके अलावा निम्न कार्बन विकल्पों को अपनाने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दो के एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में भारत के प्रयासों में तो हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और इसका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG कार्यक्रम ये शामिल है। इसके अलावा मिशन इनोवेशन के तहत मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, इसके अलावा विश्व बैंक का पहला लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन, ये सब इसमें शामिल हैं। अब हम इनसे जुड़ी चुनौतियों को देख लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ी चुनौतियों में पहली है पारंपरिक स्रोतों पर अधिक निर्भरता। जून 2023 तक भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त होने का योगदान जो है 50% से भी अधिक है। इसके अलावा वित्तीय बाधाएं, कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में वर्तमान ऊर्जा प्रणालियों में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 2015 से 2030 की अवधि के दौरान 6 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक के कुल निवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में भारत के और विश्व के प्रयास में देख चुका हूँ। हाल ही में इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि IRENA इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए निम्न लागत वित्त नामक रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में G20 और अन्य देशों में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कम लागत वाली पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया गया है। IRENA ने इस रिपोर्ट को भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के सहयोग से भी जारी की है। तो MNRE इस मंत्रालय के सहयोग से जारी की है। नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, निजी क्षेत्र में कम भागीदारी, ये भी एक समस्या है, चुनौती है। कम लाभ और उच्च जोखिम, अस्पष्ट और अस्थिर नीतियों और विनियमन आदि के कारण जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी। इसके अलावा न्याय संगत तरीके से ट्रांजिशन सुनिश्चित करना, उचित नीति के अभाव में एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में आगे बढ़ने से जीवाश्म ईंधन आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े क्षेत्रकों और श्रमिकों के लिए आर्थिक संकटों को बढ़ावा मिलता है या बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ा सकते हैं आर्थिक संकट। केंद्र और राज्यों के लक्ष्यों और उनके कार्यान्वयन में तालमेल का अभाव, ये भी एक चुनौती है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य की राज्य की प्राथमिकताओं से टकराव हो सकता है। उदाहरण के लिए कोयला संपन्न राज्य केरल के उपयोग को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन विद्युत क्षेत्र से संबंधित उच्च डिस्कॉम घाटे जैसे पुराने अनसुलझे मुद्दों को और अधिक बढ़ा सकता है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रौद्योगिकी की उपलब्धता देखें तो भारत में अभी भी व्यापक पैमाने पर कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियाँ यानी कि कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियाँ LCT जिसको हम कहते हैं यानी लो कार्बन टेक्नोलॉजीज जो है वो विद्यमान है। उसके विनिर्माण की क्षमता जो है कम कार्बन उत्सर्जन के लिए जो प्रौद्योगिकियां हैं, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हैं, उनके निर्माण की क्षमता का अभाव है अभी भी। इसमें विशेष रूप से अपतटीय पवन ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइजर, इसके अलावा ऊर्जा भंडारण आदि शामिल हैं। ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रिड कनेक्टिविटी, ट्रांसमिशन नेटवर्क जैसी अवसंरचनाओं की कमी इसमें शामिल है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? तो जीवाश्म ईंधन आधारित अकुशल ताप विद्युत संयंत्रों को बंद करने, जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करने की ज़रूरत है।
मिश्रित वित्त संरचनाओं को अपनाना चाहिए। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा ऐसे जोखिम को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से पूंजी प्रदान करनी चाहिए जिनका निदान अकेले निजी क्षेत्र द्वारा कर पाना संभव न हो। निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समन्वित नीतियों और कार्यों को शामिल करते हुए एक प्रभावी नवाचार फ्रेमवर्क बढ़ाया जाना चाहिए। ये 4 क्षेत्र हैं एनेबलिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बिजनेस मॉडल, इसके अलावा मार्केट डिजाइन, इसके अलावा सिस्टम ऑपरेशन, ये शामिल हैं। उभरते क्षेत्रों में अग्रणी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान के लिए विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में कोयला, गैसीकरण, अपतटीय पवन ऊर्जा, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसके अलावा उच्च दक्षता वाले ईंधन सेल, इसके अलावा एडवांस कैपेसिटी सेल आदि शामिल हैं। इसके अलावा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप यानी कि GETP जेटप तो जेटप जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से यानी कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। GETP यानी कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जेटप एक प्रकार की वित्तीय सहयोग व्यवस्था है। यह कोयले पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन और इसके कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभावों को समाधान करने में मदद करती हैं। सक्षम योजनाओं, कार्रवाइयों और गवर्नेंस प्रक्रियाओं के माध्यम से एनर्जी ट्रांजिशन में राज्य की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और लोगों के आदि के बारे में पर्याप्त डेटा एकत्र करना चाहिए। साथ ही कार्यबल को उन्नत कौशल प्रदान करने यानी कि रीस्किलिंग और फिर से रोजगार प्रदान करना, इसके अलावा रीडिप्लॉयमेंट के लिए प्रभावी नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए। संक्षिप्त सुर्खियाँ इससे संबंधित बात करें तो ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रभाग, इसके अलावा विश्व बैंक और WHO के संयुक्त प्रयासों से जारी इस रिपोर्ट जिसको हम ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य SDG 7 के सभी किफ़ायती, विश्वसनीय और संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा प्रदान करने वाले लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो मौजूदा प्रगति की गति 2030 तक SDG के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ष 2010 और 2021 के बीच विद्युत की उपलब्धता वाली वैश्विक आबादी 84% से बढ़कर के 91% यहाँ पर हो गई है। 2010 से 2021 के दरमियान विद्युत की उपलब्धता जो है धीरे धीरे लोगों में और अधिक उपलब्धता जो है वो वैश्विक आबादी में बढ़ी है। इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अनुकूल ऊर्जा प्रणाली अपनाने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में 2023 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 33 से 38% करना इनमें एक शामिल है। 2020 में हिस्सेदारी 19% थी, लगभग 19.1% थी। विद्युत की अनुपलब्धता यानी एक्सेस डेफिसिट का सामना करने वाली सर्वाधिक आबादी 505 मिलियन भारत में है। इसके बाद दूसरी जो है आबादी वो चीन में है। इसके बाद हम आगे समझेंगे कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए ऊर्जा उत्सर्जन मानदंड अनुपालन यानी कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स एमिशन नॉर्म कंप्लायंस, जिसको CEA कहते हैं। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। आगे समझेंगे। धन्यवाद।